नमस्कार दोस्तों, जेडी कैंपस में आपका स्वागत है। जैसा आप सभी बच्चों को पता है, जेडी कैंपस ने एक सीरीज लॉन्च की हुई है जीके जीएस की प्रैक्टिस सेट, जिसमें आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले हैं यूपी पुलिस के लिए। तो देखते हैं, चलिए आज हमने कौन से आपके लिए क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और दोस्तों, आप सभी से यही अनुरोध है, मेरा विनती भी यही है कि पढ़ते रहिए आप बार बार, क्योंकि जीएस का पोर्शन ऐसा है दोस्तों, याद नहीं होता जल्दी। उसको आप जितना पढ़ेंगे, जितनी बार देखेंगे, वो उतना अच्छे तरीके से आपको याद होगा। ठीक है मेरे दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित राज्यों में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है? किससे भाई? उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती। तो किससे नहीं लगती मेरे भाई? राजस्थान से भी लगती है, हरियाणा से भी लगती है, पंजाब से नहीं लगती। किससे मेरे भाई? आपकी पंजाब से नहीं लगती। ठीक है दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा 8 राज्यों यानी उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, जिसे आप यूटी भी बोलते हो। एक यूटी एक है। अगर पूछ ले कि कुल कितने राज्य लगते हैं, तब आप बताएंगे कि सर 9 लगते हैं। अगर पूछ ले कि सिर्फ कितने राज्य लगते हैं, सिर्फ ना हटा करके सिर्फ कितने राज्य लगते हैं, तब आप बताओगे 8। अगर पूछ लेगा कुल, तब आप बताएंगे 9। अगर पूछ ले कितने राज्य मिलते हैं, तब लगाएंगे आप 8। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? दोस्तों, ये देख लीजिए आप, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। बार बार जब रिपीट हो रहा है तो आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका। इनमें से पूछ रहा है ये कि इन चारों में से आपका कौन सा सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद है? तो ये है मेरे भाई आपका हाथरस, सॉरी माफ कीजिएगा, इसमें आपका संत रविदास नगर। कौन सा है मेरे भाई? संत रविदास नगर। और जो सबसे छोटा है यूपी का, वो आपको बताया था हापुड़। कौन सा है भाई? हापुड़, जिसका एरिया था 660 किलोमीटर स्क्वायर। कितना मेरे भाई? 660। ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, संत रविदास नगर का जिला कितना, एरिया कितना है? 1015 वर्ग किलोमीटर। और गौतम बुद्ध नगर का कितना है? 1442 वर्ग किलोमीटर। हाथरस का कितना है? हाथरस का है 1840 वर्ग किलोमीटर। फिर बात करते हैं कन्नौज की, और कन्नौज है आपका 2093 वर्ग किलोमीटर। तो दोस्तों, ये तो हो गया इनका एरिया। बात करते हैं कन्नौज की। कन्नौज को हम इत्र नगरी भी कहते हैं। क्या मेरे भाई? इत्र नगरी। कौन सी? इत्र नगरी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? इसमें मेरे भाई, उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो ये है मेरे भाई आपका चौथा। क्या है मेरे भाई? चौथा। ये तो हो गया आपका एरिया हिसाब से, यानी कि क्षेत्रफल के हिसाब से, क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगर हम बात करें जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा है, तो मेरे भाई जनसंख्या की दृष्टि से है आपका यूपी का पहला नंबर, क्षेत्रफल में चौथा, जनसंख्या में पहला। ठीक है मेरे भाई, जनसंख्या में कौन सा यूपी का नंबर? पहला। याद रखेंगे ना? देखते हैं अभी, ये देखिए यहाँ है इसमें, उत्तर प्रदेश भारत के उत्तर मध्य में स्थित एक सीमांत राज्य है। पूर्व से पश्चिम इसकी लंबाई 650 किलोमीटर है तथा उत्तर से दक्षिण तक की चौड़ाई 240 किलोमीटर है। अगर कुछ बच्चों को इसमें कंफ्यूजन है तो मैं आपको बता देता हूँ, ये उत्तर से पश्चिम कैसे है, और उत्तर से दक्षिण, सॉरी, उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम। ये आपका यहाँ पूर्व, ये आपका इधर पश्चिम। कौन सा मेरे भाई? पश्चिम। ये आपका उत्तर, और ये आपका दक्षिण। कौन सा है भाई? दक्षिण। देखिए, अब यूपी जो आपका बना हुआ है वो थोड़ा इस तरीके से है, कुछ इस तरीके से है यूपी। इधर आपका यहाँ पर नेपाल है ऊपर की साइड में, इधर आपके दिल्ली है, यहाँ हरियाणा, और इधर आपका मध्य प्रदेश, राजस्थान थोड़ा सा, ये सब है। तो ये लंबाई है, ये वाली, ये है आपकी पूर्व से पश्चिम। कितनी है? 650 किलोमीटर। कितनी है मेरे भाई? 650 किलोमीटर। तो ये हो गई आपकी पूर्व से पश्चिम वाली, जो यहाँ लिखी हुई है, पूर्व से पश्चिम, इसकी लंबाई 650 किलोमीटर है।
और उत्तर से दक्षिण की तक की लंबाई, यानी कि ये उधर उत्तर, ये इधर आपका दक्षिण, तो ये वाली जो आपकी लेंथ है ये है आपकी 240 किलोमीटर। कितने मेरे भाई? 240 किलोमीटर। इसका संपूर्ण क्षेत्रफल अगर हम बात करें पूरी यूपी का कितना है, तो है मेरे भाई 240 928 किलोमीटर स्क्वायर। कितना मेरे भाई? 240 928 वर्ग किलोमीटर। किलोमीटर स्क्वायर कह लीजिए या वर्ग किलोमीटर कह लीजिए, बात एक ही है, जो कि संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है। यानी कि जो आपका ये एरिया है यूपी का, वो आपके पूरे भारत के एरिया का 7.33% है। कितना मेरे भाई? 7.33। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में राजस्थान प्रथम, मध्य प्रदेश द्वितीय, महाराष्ट्र तृतीय तथा उत्तर प्रदेश चौथा। यानी कि कभी कभी यही पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश से बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल में, तब आप बताएंगे अगर मध्य प्रदेश हुआ तो मध्य प्रदेश लगाएंगे, राजस्थान हुआ तो राजस्थान लगाएंगे, महाराष्ट्र हुआ तो महाराष्ट्र लगाएंगे। ठीक है मेरे भाई, इन्हीं तीनों में से ये लगाएंगे। अगर ये तीनों चारों दे दिए और पूछ लिया कि भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है, तब आप लगाएंगे राजस्थान। कौन सा लगाएंगे मेरे भाई? तब आप लगाएंगे राजस्थान। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? कौन सा मेरे भाई? उत्तर प्रदेश का। तो जो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है वो आपका लखीमपुर खीरी। कौन सा मेरे भाई? लखीमपुर खीरी। और जिसका एरिया है आपका 7680 किलोमीटर स्क्वायर। कितना मेरे भाई? 7680। अभी ये देखिए तो इसका है ही है, मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पर आता है। और प्रदेश का क्षेत्रफल इतना है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, और पूरे भारत का क्षेत्रफल कितना था? 7.33। ठीक मेरे भाई। और ये फिर सबसे बड़ा वाला जिला कौन सा हो गया आपका यूपी का? लखीमपुर खीरी। और अगर बात कर ले कि सबसे छोटा कौन सा है, तो मेरे भाई सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला आपका हापुड़, जिसका एरिया है आपका 660 किलोमीटर स्क्वायर या वर्ग किलोमीटर कह लीजिए आप, जो भी आपको सुटेबल लगे वो आप यूज कर लीजिए। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है? कौन सा मेरे भाई? उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है। अब देख लेते हैं इनमें सीमावर्ती का मतलब क्या है कि उत्तर प्रदेश की सीमा से कौन सा लग रहा है। तो इसमें से राजस्थान करेक्ट, पंजाब नहीं लगता, पश्चिम बंगाल भी नहीं लगता, आंध्र प्रदेश भी नहीं लगता। ठीक है मेरे भाई, इनमें से राजस्थान आपका लगता है, राजस्थान इस तरफ लगता है ऐसे, ये यूपी हो गया आपका, राजस्थान यहाँ से थोड़ा सा लगता है। ठीक है मेरे भाई, ये आपको थोड़ा सा विजुअल रिप्रेजेंटेशन भी देनी होती है ताकि आप समझ जाएं कि कहाँ से है और कहाँ से लगता है। नेक्स्ट देखते हैं उत्तर प्रदेश। अच्छा ये उसी का है। और अगर हम बात करें कि जो यूपी है अवस्थित एक सीमांत राज्य तो है ही है हमारा उत्तर प्रदेश, उत्तर मध्य में अवस्थित एक सीमांत राज्य है। ठीक, जिसकी ग्लोब पर स्थिति, यानी कि अगर इसके हम कोऑर्डिनेट्स की बात करें कि इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, अक्षांशीय विस्तार क्या है, तो ये है आपका 23 डिग्री 52 सेकंड आपका उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 24 सेकंड उत्तरी अक्षांश। ठीक है भाई, ये तो हो गया आपका उत्तरी। फिर ये उत्तरी अक्षांश से उत्तरी अक्षांश इतना, फिर पूर्वी देशांतर से पूर्वी देशांतर इतना। ठीक मेरे भाई, ये हो गए आपके कोऑर्डिनेट्स यूपी के। अब बात करते हैं निम्न में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है? किससे मेरे भाई? बुंदेलखंड से। ठीक है मेरे भाई, तो जो बुंदेलखंड से संबंधित है वो आपका महोबा। कौन सा मेरे भाई? महोबा। अगर बात करें महोबा किस चीज के लिए फेमस है, तो मेरे भाई वो पान के लिए भी फेमस है। किस चीज के लिए? पान के लिए। ठीक मेरे भाई, ये देखिए दिए गए विकल्पों में से महोबा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है, जो चित्रकूट धाम मंडल के अंतर्गत आता है। अगर मंडल की बात करें तो चित्रकूट के अंदर आता है। इससे मेरे भाई चित्रकूट से। अभी चित्रकूट से एक चीज और हुई है यहाँ पर, पहला कौन सा मेरे भाई? पहला विकलांग विश्वविद्यालय। कौन सा मेरे भाई? पहला विकलांग विश्वविद्यालय चित्रकूट में बना है आपका, जो कब कब बना था वो? 2001 में। ठीक मेरे भाई, कब बना था? 2001 में। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश से सीमाएं साझा करता है? किससे पूछ रहा है मेरे भाई? ये देश पूछ रहा है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश, भारतीय राज्य में भी कौन सा? उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है।
तो वो है मेरे भाई आपका नेपाल। लगभग हर क्वेश्चन में आपको ये बताया जा रहा है कि नेपाल से सीमा, एक सीमावर्ती देश नेपाल है जिससे उत्तर प्रदेश अपनी सीमा साझा करता है। आपको बताया भी था ये अभी ये ऐसा यूपी है ऐसे करके, इधर आपका ये नेपाल है, ये इधर वाला फिर यहाँ इधर भूटान स्टार्ट हो जाता है, ये सब ऐसे था। तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। अभी देखते हैं, इसमें उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाला एकमात्र विदेशी तीन राष्ट्र नेपाल है। कौन सा विदेशी, ये छोड़ दीजिए आप, विदेशी राष्ट्र नेपाल है। जबकि केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली सहित कुल 9 राज्य उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करते हैं। अगर कुल की बात करें, अभी बताया भी था आपको, पिछली क्लास में बताया था, कुल तो है 9, अगर कितने राज्य की वो बात करेगा तब आएगा आपका 8। ठीक मेरे भाई, कुल में क्योंकि आपका एक यूटी ऐड हो जाता है, अगर हम इसको ऐसा लिखना चाहेंगे तो 8+1 भी लिख सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, आप ये चीज ध्यान रखिएगा, कुल और राज्य में अंतर होता है। अगर कुल राज्य पूछेगा तब आपको लगाना है 9, अगर कितने राज्य पूछेगा तब लगाना आपको 8। कितना मेरे भाई, 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस जिले को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर के 23वें जिले के रूप में शामिल किया गया है? इसमें मेरे भाई 23वें जिले में, 23वां जिला आपका जो एनसीआर होता है, यानी कि जो हमारी नेशनल कैपिटल है दिल्ली, और जो इसके आसपास का एरिया होता है, इसको हम बोलते हैं एनसीआर। कुछ बच्चों को शायद ना पता हो कि दिल्ली एनसीआर को क्या होता है, तो ये होता है आपका दिल्ली एनसीआर का एरिया जो राजधानी दिल्ली से लगा हुआ है। अब ये तो हो गई आपकी यहाँ पर दिल्ली, अब इधर आपका यूपी भी है, फिर आपका हरियाणा भी है, इधर आपका राजस्थान भी है थोड़ा सा। तो इनमें से ज़्यादातर लगा है आपका हरियाणा, हाँ यूपी से लगा हुआ है आपका ये राजस्थान को निकाल लीजिए एक मिनट के लिए। इसमें हरियाणा लगा हुआ है 3 साइड से, फिर आपका एक लगा हुआ है यूपी से। तो ये वही पूछ रहा है कि जो 23वां जिला शामिल किया गया है फिलहाल हाल ही में अभी कुछ टाइम पहले, तो वो कौन सा है? वो है मेरे भाई शामली। कौन सा है मेरे भाई? शामली। ठीक है मेरे भाई, और आपको ये बताया भी था आपकी अभी, ये कौन सा जिला है यूपी का? इधर पूर्व हो गया, इधर उत्तर हो गया, तो आपका ये उत्तरी जिला भी है, सॉरी पश्चिमी जिला, सॉरी माफ कीजिएगा, पश्चिमी जिला। कौन सा मेरे भाई? पश्चिमी जिला भी है, और शामली 23वां जिला है जो दिल्ली एनसीआर में आपका शामिल हो गया है। ठीक, अभी नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए, अभी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली एनसीआर यानी कि नेशनल कैपिटल रीजन के 23वें जिले के रूप में उत्तर प्रदेश के शामली जिले को शामिल किया गया है। किसे किया गया है मेरे भाई? शामली को। और अगर बात करें कि यूपी के कितने जिले एनसीआर में आते हैं, तो वो आपका मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, इधर आपका गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बागपत, हापुड़, शामली। तो ये शामली है, यही आपका 23वें नंबर का ऐड हुआ है। कहाँ पर? दिल्ली एनसीआर में। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट देखते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है? किसके साथ मेरे भाई? नेपाल के साथ। ठीक मेरे भाई, तो ये पूछ रहा है कि जो आपका उत्तर प्रदेश जिला है और सीमा किसके साथ? नेपाल के साथ। वो जिला पूछ रहा है इसमें से आपका। तो हम जिले की बात करें, कौन सा है मेरे भाई? महाराजगंज। कौन सा मेरे भाई? महाराजगंज। बलिया भी नहीं लगता, बस्ती भी नहीं, गोरखपुर भी नहीं, कौन सा लगता है आपका? वो है महाराजगंज। ठीक मेरे भाई, अभी यहाँ पर देखिए, उत्तर प्रदेश की सीमा भारत के 8 राज्यों से, कितने से? 8 राज्यों से, और एक केंद्र शासित प्रदेश से। ठीक मेरे भाई, तथा एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी लगती है। इससे अंतर्राष्ट्रीय सीमा, और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ लगती है नेपाल की। ठीक है दोस्तों, और जो अभी आपको बताया है महाराजगंज एक जिला उसी में से है, जो आपके 7 जिले लगते हैं नेपाल से, उन्हीं में से एक आपका महाराजगंज भी है। ठीक, नेक्स्ट, कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था? ये कब किया गया था मेरे भाई? पहले आप कहोगे सर कि यूपी ही तो है पहले से ही, यूपी नहीं था मेरे भाई, ये नाम आपका पहले संयुक्त प्रांत था। और ये नाम कब बदला गया था? आपका बदला गया था 24 जनवरी 1950। क्या है मेरे भाई? 24 जनवरी 1950, इसमें उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई थी। कब हुई थी स्थापना? 1950। यानी कि स्थापना तो पहले ही होगी, लेकिन जो नाम बदला गया था, उत्तर प्रदेश रखा गया था आपका 24 जनवरी 1950। ठीक, ये देखिए 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत से बदलकर उत्तर प्रदेश रखा गया। और उस समय के जो राज्य के मुख्यमंत्री थे वो थे गोविंद बल्लभ पंत, और ये राज्य के पहले मुख्यमंत्री भी हैं। कौन से मेरे भाई? पहले। तो जो गोविंद बल्लभ पंत थे वो राज्य के पहले मुख्यमंत्री रहे हैं, और जब ये नाम बदला गया था तब मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत ही थे। ठीक मेरे भाई, नेक्स्ट देखते हैं। उत्तर प्रदेश का
राज्य पशु कौन सा है? उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पशु है वो कौन सा है आपका? तो जो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है आपका बारहसिंगा। कौन सा मेरे भाई? बारहसिंगा। अभी देख लीजिए, इसमें ये राजकीय भाषा हो गई हिंदी और उर्दू। अगर बात करेंगे पहले नंबर पर कौन सी है, वो आपकी हिंदी। दूसरे नंबर पर कौन सी है? उर्दू। अगर क्वेश्चन ये पूछ ले कि उत्तर प्रदेश में दूसरे नंबर पर बोले जाने वाली भाषा कौन सी है, तो वो होगी उर्दू। ठीक, राजकीय भाषा में पूछ लेगी राजकीय भाषा दूसरे नंबर की कौन सी है, तब आपकी उर्दू हो जाएगी। और अगर राजकीय चिन्ह की बात करें हम, किसकी मेरे भाई? चिन्ह की, तो वो होगा मछलियां और तीर धनुष। कौन सा? मछलियां और तीर धनुष। और अगर बात कर ले हम राजकीय पुष्प की, तो पुष्प हो जाएगा आपका पलाश। अगर बात करें राजकीय वृक्ष की, तो वो हो जाएगा आपका अशोक। और राजकीय पक्षी सारसिया क्रोच। कौन सा मेरे भाई? सारसिया क्रोच। नेक्स्ट देखते हैं, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश के शहरों से उन नदियों के साथ मेल खाता है जिनके किनारे वह शहर स्थित है? यानी कि ये क्वेश्चन पूछ क्या रहा है आपका? ये पूछ रहा है, ये आपकी नदियों के नाम हो गए, ये आपके शहर के नाम हो गए। ये पूछ रहा है कि कौन सा शहर, कौन सी नदी कौन से शहर से होकर गुजरती है, या फिर ऐसा कह लीजिए कौन सा शहर कौन सी नदी पर स्थित है। तो बात करें अगर गंगा की, गंगा आपकी गोरखपुर में है। इसमें मेरे भाई सॉरी बिठूर में है। गंगा आपकी बिठूर में, और राप्ती आपकी गोरखपुर, गोमती आपकी जौनपुर, और सही आपकी प्रतापगढ़। कौन सी मेरे भाई? प्रतापगढ़। तो चेक कर लेते हैं। ए का है आपका, ए का हो गया आपका 2, ए का 2 किसमें? इसमें और इसमें। और बी का है आपका 4, ये भी है। सी का 1, और डी का आपका है, डी का आपका 3। तो यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया इसमें। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी, ये मान लीजिए कि आ ही जाएगा। गंगा किस पर बताइए आपको? गोरखपुर, सॉरी बिठूर में। राप्ती किस पर बताइए? गोरखपुर। गोमती जौनपुर, सही प्रतापगढ़ में। मान लीजिए कि ये क्वेश्चन आपका 100% आने वाला है एग्जाम में, जैसा कि आपको कल भी बताया था, कल की क्लास में, कि 4 शिफ्ट में आपका पेपर होना है, और 4 शिफ्ट में से एक शिफ्ट में ये क्वेश्चन आपका पक्का समझ लीजिए। ठीक मेरे भाई, नेक्स्ट चलते हैं। अभी ये देखिए, गंगा बिठूर, राप्ती गोरखपुर, गोमती जौनपुर, सही प्रतापगढ़। अभी आपको पीछे ही बताया। नेक्स्ट देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? ये तो आपको सभी को पता होगा, आप नहीं पढ़ते होंगे तब भी आपको शायद ये पता होना चाहिए मेरे हिसाब से। इसका है आपका 75। कितना है मेरे भाई? 75। और अगर मंडल की बात कर ले कि यूपी में मंडल कितने हैं, मंडल है आपके 18। ये तो आपके जिले हो गए, और ये आपके मंडल हो गए। मंडल 18 है। उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले तथा 18 मंडल है। लखनऊ इसकी राजधानी है, यूपी की राजधानी लखनऊ। और फिलहाल जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री का भी नाम आपको पता होगा, योगी आदित्यनाथ। तथा राज्यपाल कौन सा है? श्रीमती आनंदीबेन पटेल। कौन है मेरे भाई राज्यपाल? आनंदीबेन पटेल। ये भी आपका इंपॉर्टेंट ही समझ लीजिए। राज्यपाल तो भैया ये मान लीजिए कि आपको मिलना ही मिलना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय संविधान में रिपब्लिक यानी कि गणतंत्र शब्द का अर्थ बताता है? क्या बताता है मेरे भाई? भारतीय संविधान में रिपब्लिक यानी कि गणतंत्र शब्द का अर्थ बताता है। तो किसमें बताता है? निर्वाचित प्रमुख। क्या बताता है मेरे भाई? निर्वाचित प्रमुख में। नेक्स्ट, ये तो इसकी ही व्याख्या है थोड़ी सी। निर्वाचित प्रमुख यानी कि गणतंत्र यह एक ऐसा राज्य है जिसमें राजशाही के विपरीत राजनीतिक शक्ति जनता और उनके प्रतिनिधियों के पास होती है। किसके पास होती है? प्रतिनिधियों के पास। जो शक्ति जनता की होती है वो, यानी कि राजनीतिक शक्ति जो होती है वो जनता और उनके प्रतिनिधियों के पास होती है। भारत में भारत का राष्ट्रपति राज्य का निर्वाचित प्रमुख होता है। भारत में जो सभी राज्य होते हैं उनका राष्ट्रपति ही राज्य का प्रमुख होता है। कौन सा होता है? निर्वाचित प्रमुख होता है। ठीक मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका उल्लेख भारत के संविधान की प्रस्तावना में किया गया है? अब जो प्रस्तावना है आपको पता होगा, पहले ही पेज पे है संविधान के। तो जो पहले पेज पे है आपकी प्रस्तावना, उस पर आपका कौन कौन सा है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था, उपासना की स्वतंत्रता। इसके मेरे भाई? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था, उपासना की स्वतंत्रता। ये कहां पर है? आपका प्रस्तावना में है। इसको हम प्रियम्बल भी बोलते हैं। प्रस्तावना को क्या बोलते हैं मेरे भाई? प्रियम्बल। ठीक, अब बात करते हैं, ये वही है
प्रस्तावना यह भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणतंत्र घोषित करता है। क्या करता है मेरे भाई? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणतंत्र घोषित करता है। प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा तैयार और प्रस्तावित उद्देश्य संकल्प पर आधारित है। किसके संकल्प पर? पंडित जवाहरलाल नेहरू के, उन्होंने ही तैयार की थी और उन्हीं के ही प्रस्तावित उद्देश्य संकल्प पर आधारित है। किस पर मेरे भाई? उन्हीं के संकल्प पर। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श भारत के संविधान की प्रस्तावना में निहित। यानी कि ये जो शब्द हैं स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये आपके संविधान की प्रस्तावना में निहित है। फ्रांस के संविधान से ये उधार लिया है। किससे लिया है मेरे भाई? फ्रांस के संविधान से। अगर हम बात करें कि प्रियम्बल में जो वर्ड्स हैं आपके, तो ये कहाँ से लिए हमने? ये लिए हैं आपके फ्रांस से। किससे मेरे भाई? फ्रांस। नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में करता है किसी व्यक्ति को गरिमा को सुनिश्चित। यानी कि जो भारत की प्रस्तावना है किसी व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करता है, तो वो क्या है? वो है मेरे भाई बंधुता। क्या है मेरे भाई? बंधुता। नेक्स्ट देखते हैं। ये बंधुता मतलब फ्रेटर्निटी। क्या मेरे भाई? फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी फ्रेंच से लिया गया है। जैसा आपको भी पीछे बताया था कि ये शब्द कहाँ से लिए हैं? फ्रेंच से। तो ये फ्रेंच से लिए हैं, जिसका अर्थ भाईचारा, मित्रता, समुदाय और सहयोग है। क्या है मेरे भाई? भाईचारा, मित्रता, समुदाय और सहयोग। प्रस्तावना विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और पूजा की स्वतंत्रता प्रदान करती है। किसकी स्वतंत्रता? पूजा की स्वतंत्रता, पूजा करने की स्वतंत्रता मेरे भाई, दूसरे पूजा पर मत चले जाना। पूजा की स्वतंत्रता। समानता में समानता हमारी 14 से 18 आर्टिकल, जो आपके आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 14 से लेके 18 तक आपकी स्वतंत्रता है। किसमें? 14 से 18 तक का तात्पर्य समान अवसर और समान और स्थिति की समानता से है। न्याय का अर्थ यह है कि भारत के सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिले। यानी कि जितने भी भारत के नागरिक हैं, आपका न्याय का अर्थ यही है कि उनको सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, ये तीनों मिलेंगे। किसके? भारत के सभी नागरिकों को। ओके, नेक्स्ट पर चलते हैं। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर किया गया था, जिसमें भारत का दौरा था। जिसने भारत को दौरा किया गया था, जिसमें भारत का दौरा किया गया था। इसके आपसे थोड़ा सही कर लीजिए, इसमें भारत का दौरा किया गया था। तो ये कौन सा है? ये आपका जो कैबिनेट मिशन है, इसी के तहत आपकी संविधान सभा का गठन हुआ था। और ये संविधान सभा का गठन हुआ कब था? ये आपका 1946 में हुआ था। कब हुआ था मेरे भाई? 1946 में आपका संविधान सभा का गठन हुआ था। और ये किस मिशन के तहत हुआ था? यानी किस मिशन की सिफारिश पे हुआ था? ये हुआ था कैबिनेट मिशन की। इस पर कैबिनेट मिशन की। और कैबिनेट मिशन की संविधान सभा का गठन हुआ था। किसका मेरे भाई? संविधान सभा का। 1946। कैबिनेट मिशन के सदस्य एवी अलेक्जेंडर, स्टेफोर्ड विक्कीस और ये आपका पैथिक लॉरेंस। कौन? पैथिक लॉरेंस। अगर इनकी बात करें कि एवी अलेक्जेंडर थे क्या, तो ये थे नोवानवीव के प्रथम लॉर्ड अलेक्जेंडर, एवी अलेक्जेंडर। और फिर स्टेफोर्ड विक्कीस की बात करें तो ये व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। किसके? व्यापार बोर्ड के। और अगर बात करें पैथिक लॉरेंस की, तो ये भारत के राज्य सचिव थे। क्या थे? भारत के राज्य सचिव। और जो सच्चिदानंद सिन्हा थे आपके, सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष थे। कौन थे मेरे भाई? अस्थायी अध्यक्ष। ये आप याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। कौन पूछ रहा है? वो अस्थायी अध्यक्ष बता रहा है। कौन सा? अस्थायी अध्यक्ष। तो कौन थे वो थे आपके सच्चिदानंद सिन्हा। अगर बात करें जेबी कृपलानी की, तो जेबी कृपलानी संविधान सभा को संबोधित करने वाले पहले व्यक्ति थे। अगर क्वेश्चन ये आ जाए आपका कि संविधान सभा को संबोधित करने वाले कौन से व्यक्ति थे, पहले कौन से थे, तो वो होंगे आपके जेबी कृपलानी। कौन है भाई? जेबी कृपलानी। नेक्स्ट देखते हैं। भारत के संविधान को वर्ष में संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। इसमें भारत के संविधान को वर्ष में संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। ये कब अपनाया गया था मेरे भाई? ये अपनाया गया था आपका 1949 में। कब? 1949 में। अगर हम डेट की बात करें, वो है आपकी 26 नवंबर। कौन सी? 26 नवंबर। 26 नवंबर 1949 को ये आपका अपनाया गया था। अगर बात कर ले कि पूर्ण तरीके से पारित कब हुआ था,
वो हो गया था आपका 26 जनवरी 1950 को। कब मेरे भाई? 26 जनवरी 1950 को ये पूर्ण रूप से अपने अपना लिया था। और अगर बात करें संविधान सभा द्वारा अपनाया कब गया था, तो 26 नवंबर 1949 में। कब? 26 नवंबर 1949 में। ये देखिए, संविधान को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित तथा अपनाया गया था और पारित किया गया था। लेकिन यह 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, यानी कि पूर्ण रूप से जो लागू हुआ था भारत में वो आपका 26 जनवरी 1950 को हुआ था। कब हुआ था मेरे भाई? 26 जनवरी 1950 को। अगर बात करेंगे संविधान को बनने में समय कितना लगा था, तो मेरे भाई 2 साल 11 महीने 18 दिन। कितना? 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। और हम बात करें कि मूल जो संविधान के मूल विषय में, यानी कि जब वो बना था उस टाइम कितने अनुच्छेद थे, कितने अनुसूचियां थी और कितने भाग थी, तो 22 भाग थे, 8 अनुसूचियां थी और 395 अनुच्छेद थे। ठीक मेरे भाई। B.R. अम्बेडकर भारतीय संविधान के जनक। कौन है भारतीय संविधान के जनक? यह भी आ सकता है क्वेश्चन आपका कि भारतीय संविधान के जनक कौन है, तो भारतीय संविधान के जनक हैं आपके B.R. अम्बेडकर। ठीक मेरे भाई। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे जो B.R. अम्बेडकर हैं, वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष। 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की। किसने? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने। किसने की थी मेरे भाई? कांग्रेस ने। इसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कभी कभी ये INC भी लिखा हुआ आता है। INC का मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस। क्या? इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसने सभा की मांग की थी कांग्रेस ने। M.N. रॉय ने पहली बार 1934 में संविधान सभा का विचार प्रस्तावित किया था। अगर हम बात करें कि विचार किसने प्रस्तावित किया था, वो आपका M.N. रॉय ने किया था। किसने? M.N. रॉय ने। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक देश है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक देश है, वो आपका गणराज्य है, यानी कि रिपब्लिक है। गणराज्य का मतलब है आपका जहां जनता का राज हो। जनता यानी लोकतंत्र। जनता यहाँ पर अपना प्रतिनिधित्व चुनती है और वो फिर प्रतिनिधित्व जनता के लिए काम करता है। किसके लिए? जनता के लिए। तो ये जो भारत है आपका एक देश है, वो रिपब्लिक कंट्री है, यानी कि गणराज्य है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है कि भारत एक प्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। क्या है मेरे भाई? प्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। देश के सभी नागरिकों के लिए न्याय, समानता, स्वतंत्रता और भाईचारा सुरक्षित करने की घोषणा करता है। किसकी? भाईचारा, सुरक्षित और स्वतंत्रता की घोषणा करता है। 42वें यानी कि जो आपका 42वां संविधान संशोधन था, जो आपका 1976 में हुआ था, द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और अखंडता ये शब्द जोड़े गए थे बाद में। जो आपकी प्रियम्बल है यानी कि प्रस्तावना है, उसमें अभी तक सिर्फ एक बार संशोधन हुआ है, और जो ये संशोधन हुआ था उसी में ये आपके शब्द जोड़े गए थे। प्रस्तावना समाजवादी प्रस्तावना में जुड़ा था समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए थे। किसमें? 42वें संविधान संशोधन में। और ये हुआ कब था? ये हुआ था आपका 1976 में। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था जिसको बाद में भारत के संविधान की प्रस्तावना के रूप में ग्रहण किया गया है? क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? किसने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था? क्या? उद्देश्य प्रस्ताव, जिसको बाद में भारत की संविधान की प्रस्तावना के रूप में ग्रहण किया गया था। तो ये किसने किया था? ये किया था मेरे भाई जवाहरलाल नेहरू ने। किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। अगर बात करें ये जो प्रस्ताव है ये पेश कब किया गया था? ये किया गया था मेरे भाई 13 दिसंबर 1946 में। 13 दिसंबर 1946 को ये जवाहरलाल नेहरू ने जो प्रस्तावना है ये पेश की थी। कब की थी? 13 दिसंबर 1946 को। ये देखिए यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। इस संकल्प ने संविधान निर्माताओं की आकांक्षाओं और मूल्यों को स्थापित किया। इसके तहत भारत के लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, समानता, मौलिक स्वतंत्रता गारंटी दी गई है। इनकी आपको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, समानता और मौलिक स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है।
यह संकल्प 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से अपनाया गया था और संविधान की प्रस्तावना इसी पर आधारित है। जो आपकी संविधान की प्रस्तावना है पूरी पूरी, यानी कि प्रियम्बल है आपका, वो पूरा का पूरा इसी पर आधारित है। किस पर? उद्देश्य प्रस्ताव पर। और ये दिया किसने था? जवाहरलाल नेहरू ने। अगर बात करें कि दिया कब था, 13 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट देखते हैं हम, लिखित नियमों का एक समूह है जिससे किसी देश में रहने वाले सभी लोगों द्वारा स्वीकार किया जाता है। किससे भाई? सभी लोगों से। यानी कि जो नियम होते हैं, नियमों का एक समूह है जिसे किसी देश में रहने वाले सभी नागरिक, यानी कि मान लीजिए भारत में सभी नागरिक रहते हैं तो उनको एक नियमों का समूह मानना होगा, और जो नियमों का समूह है उसी को लोगों द्वारा स्वीकार किया जाता है। तो ये है कौन सा? तो है आपका संविधान। क्या है मेरे भाई? संविधान। संविधान को रूल बुक भी समझ लीजिए आप। क्या समझ लीजिए? रूल बुक, यानी कि नियमों की किताब, जिसमें आपको जीवन जीने से लेकर के आपको जीवन यापन करने के सारे नियम दिए गए हैं। और ऐसा नहीं है कि आपको बांध के रखा गया है, ये आपको खुल के जीने के लिए नियम दिए गए हैं। अगर आपके साथ कुछ गलत भी होता है तब भी आपको यही बुक बचाएगी, और आप सही कर रहे हो तो आपको उसकी भी जो इजाजत देता है वो भी आपको रूल बुक ही देता है। कौन मेरे भाई? आपका भारत का संविधान। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान। भारत का संविधान देश का सर्वोच्च कानून है। किसका? देश का। देश का जो सर्वोच्च कानून है ये सभी नागरिकों को मानना पड़ेगा, भारत के सभी नागरिकों को। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं: सबसे लंबा लिखित संविधान। सबसे लंबा लिखित संविधान विभिन्न स्रोतों से लिया गया है, यानी कि अलग अलग स्रोतों से लिया गया है। एकल नागरिकता ये प्रदान करता है, और एकीकृत न्यायिक प्रणाली भी यहीं पर है। एकीकृत न्यायिक प्रणाली, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायपालिका, लचीला और कठोर दोनों है। लचीला और कठोर भी है, यानी कि अगर आप सही तरीके से अपना जीवन यापन करते रहेंगे संविधान के रूल्स के हिसाब से तो आपके लिए लचीला होगा, और अगर आप कुछ गलत कदम उठाएंगे, उसके विरुद्ध जाके कुछ काम करेंगे तो आपके लिए वो कठोर भी हो जाएगा। तो इसमें लचीला और कठोर दोनों है ये। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का संविधान सरकार की प्रणाली के साथ एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। भारत का संविधान सरकार की प्रणाली के साथ एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। इससे मेरे भाई संसदीय, इससे संसदीय से। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान दिवस मनाया कब जाता है? तो जो आपका संविधान दिवस मनाया जाता है वो 26 जनवरी को मनाया जाता है। कब? तो सॉरी, माफ कीजिए, 26 नवंबर को। ये तो पूर्ण मनाया जाता है आपका रिपब्लिक डे, यानी कि गणतंत्र दिवस। रिपब्लिक डे, ये तो हो गया आपका गणतंत्र दिवस। और अगर बात करें संविधान दिवस तो मनाया जाता है आपका 26 नवंबर को। कब भाई? 26 नवंबर को मनाते हैं हम संविधान दिवस। कौन सा? संविधान दिवस। और मनाते कब है ये? 26 नवंबर को। ठीक भाई, कब मनाते हैं? 26 नवंबर को। नेक्स्ट देखते हैं, ये 26 नवंबर को हर साल भारत में संविधान दिवस, कानून दिवस कह लीजिए या संविधान दिवस कह लीजिए, संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब? 26 नवंबर को। हर साल 26 नवंबर को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, 26 नवंबर को। नेक्स्ट देखते हैं, गणतंत्र दिवस समारोह के समापन को चिन्हित करने वाला समारोह। गणतंत्र दिवस समारोह के समापन को चिन्हित करने वाला समारोह कौन सा है? तो जो गणतंत्र दिवस समारोह है आपका के समापन को चिन्हित करने वाला है वो है मेरे भाई बीटिंग स्ट्रीट समारोह। कौन सा? बीटिंग रिट्रीट समारोह, सॉरी, बीटिंग रिट्रीट समारोह। तो जो गणतंत्र दिवस समारोह है जो उसके समापन को करने वाला चिन्ह है वो आपका बीटिंग रिट्रीट समारोह। कौन सा? बीटिंग रिट्रीट समारोह। ठीक। ये देखिए, बीटिंग रिट्रीट समारोह गणतंत्र दिवस का अंत, यानी कि जो गणतंत्र दिवस होता है उसकी समाप्ति के लिए हम ये चिन्ह यूज करते हैं। समारोह को मुख्य रूप से 3 भागों में, गणतंत्र दिवस परेड, फिर बीटिंग रिट्रीट और पुरस्कार वितरण। यानी कि जो हमारा गणतंत्र दिवस होता है उस दिन आपको पहले परेड होगी, फिर बीटिंग रिट्रीट, उसके बाद पुरस्कार, पहले पुरस्कार फिर उसके बाद रिट्रीट। कौन सा? बीटिंग रिट्रीट में बांटा गया। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी
1950 को भारत के संविधान की शुरुआत का प्रतीक है। कब? 26 जनवरी को 1950 भारतीय संविधान की शुरुआत का प्रतीक है। और ये जो 2023 में 74वां मुख्य अतिथि मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फताह अल मिसी, ये आपके आए थे 74वें गणतंत्र दिवस पर। कब? 74वें गणतंत्र दिवस पर। तो इसमें मिस्र देश के राष्ट्रपति आए थे आपके अब्देल फताह अल सिसी, अब्देल फताह अल सिसी, ये आपके 74वें पर आए थे। और अगर बात करेंगे अभी 75वां हाल ही में मनाया है, जो 75वां था वहां पर आए थे आपके फ्रांस के, कहां कर आए थे? फ्रांस के प्रेसिडेंट कौन मेरे भाई? फ्रांस के प्रेसिडेंट आए थे। इस बार जो 75वां हमने बनाया है अपना गणतंत्र दिवस, उस पर आए थे फ्रांस के प्रेसिडेंट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं है? कौन सा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना यानी कि प्रेम्बल में, कहां पर? प्रस्तावना, प्रेम्बल में कौन सा इनमें से शब्द शामिल नहीं है? तो प्रभुत्व संपन्न ये तो है, न्याय भी है, बंधुता भी है, तो कौन सा नहीं है? संघवाद, ये आपका नहीं है। कहां पर? संविधान की प्रस्तावना में ये आपका शब्द नहीं है। कौन सा? संघवाद वाला। नेक्स्ट देखते हैं, ये देख लेते हैं पहले संघवाद। प्रस्तावना में शामिल शब्द कौन से हैं? एक तो संप्रभु, लोकतांत्रिक, गणतंत्र, भाईचारा, न्याय। न्याय में ये आपको 3 आ जाते हैं। न्याय में अगर पूछ ले कि न्याय में कितने आते हैं, वो आपका सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। और अगर बात करें वो समानता की, ये शब्द जो न्यायिक, समानता और ये स्वतंत्रता, ये तीनों प्रियम्बल में है आपके। इन्हीं के तहत आपको न्याय भी मिलता है, समानता भी मिलती है और स्वतंत्रता भी मिलती है। क्या मिलती है? स्वतंत्रता। और जो न्याय में है आपकी वो 3 प्रकार के हैं। कौन से? एक सामाजिक, एक आर्थिक, एक राजनीतिक। कौन से? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। और अगर हम बात करें समानता की, तो आपको प्रतिष्ठा और अवसर की, प्रतिष्ठा और अवसर की। और स्वतंत्रता की बात करें तो जो स्वतंत्र है आपकी विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म और उपासना की। धर्म की भी स्वतंत्रता आपको प्रियम्बल से ही मिलती है। किससे मिलती है मेरे भाई? प्रियम्बल से। तो कौन कौन से शब्द हो गए आपके? संप्रभु, लोकतांत्रिक, गणतंत्र, भाईचारा, न्याय, समानता और स्वतंत्रता, ये शब्द आपके प्रियम्बल में हैं। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान सभा की प्रारूप समिति में सदस्य होते थे। किसमें भाई? संविधान सभा की समिति में। तो कौन से मेरे भाई? 7। कितने? 7 इसमें है संविधान सभा की प्रारूप समिति में सदस्य होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ये मसौदा समिति के अध्यक्ष, जो मसौदा समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी थी, उसके अध्यक्ष थे आपके डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। इसमें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, मसौदा समिति। और प्रारूप भी यही है, प्रारूप कभी कभी इंग्लिश में आ जाता है ड्राफ्टिंग, और ये हिंदी में भी लिखा हुआ जाता है ड्राफ्टिंग ही आता है लिखा हुआ कभी कभी। तो ये तीनों एक ही है। मसौदा भी इसमें ही है। किसमें है मेरे भाई? मसौदा भी एक ही बात है। कभी कभी वो आपसे मसौदा पूछ लेगा, कभी आपको से ड्राफ्टिंग पूछ लेगा, कभी आपसे प्रारूप पूछ लेगा। तो जो इसके अध्यक्ष थे वो थे हमारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। 7 सदस्य हैं। अब 7 सदस्यों के ये नाम है: अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, एन गोपाल स्वामी, बी आर अम्बेडकर, के एस मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, बी एल मित्तर और डी पी खेतान। कौन? डी पी खेतान। और डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर, ये पूरा नाम है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की फुल फॉर्म है। ये बी आर कौन सी है? भीमराव रामजी अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक माना जाता है। ये आपको भी पीछे भी बताया था, तो आप देख लीजिए एक बार, पीछे भी देख लीजिए, चाहे यहीं पे देख लीजिए। भारतीय संविधान के जनक माना जाता है किसको? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को। अगर पूरी बात करें, डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर को। ये इनका पूरा नाम है। क्या है भाई? पूरा नाम भीमराव रामजी अम्बेडकर। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का संविधान द्वारा हस्तलिखित है। ये किसने लिखा था मेरे भाई? ये भारत का जो संविधान लिखा गया था, यानी कि जिस हाथों से जिन्होंने अपने लिखा था, वो है हमारे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। कौन? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इन्होंने अपने हाथ से लिखा था। किससे भाई? हाथ से। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। अभी बताया आपको किसने लिखा था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। रायजादा ने अंग्रेजी और हिंदी दोनों में, इसमें हिंदी में भी लिखा था और इंग्लिश में भी लिखा था। कितने अनुच्छेद? 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और संविधान की प्रस्तावना को
हस्तलिखित करने में 6 महीने का समय लगा था। कितना भाई? 6 महीने का। अब आप मान लीजिए अगर इसको लिखने में 6 महीने लगे हैं तो कितना लंबा होगा। अभी पीछे भी बताया था क्वेश्चन में कि सबसे लंबा भारत का संविधान ही है। हस्तलिखित, हस्तलिखित सबसे लंबा भारत का संविधान है। बात करते हैं संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी आपकी, वो दिसंबर में हुई थी। कब हुई थी? 9 में, 9 दिसंबर 1946 में। कब हुई थी भाई? 9 दिसंबर 1946 में। ये देखिए कब हुई थी आपकी पहली बैठक? 9 दिसंबर 1946 को। और ये संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी आपकी? ये हुई थी दिसंबर 1946 में। कब हुई थी? 9 दिसंबर को। और इसके जो सच्चिदानंद सिन्हा थे, यानी कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के पहले अध्यक्ष थे। कौन? पहले अध्यक्ष थे। और ये अस्थायी अध्यक्ष थे, यानी इनको हटाया जा सकता था, टेम्परेरी बोलते हैं इसको, अस्थायी। और बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इनके अध्यक्ष चुने गए थे। ये अस्थायी थे, यानी इनको चेंज नहीं किया जा सकता था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ये पहले राष्ट्रपति भी थे। कौन थे भाई? पहले राष्ट्रपति बने बाद में जाकर के। कब बने थे? 1951 में। कब मेरे भाई? 1951, 51 या 52, या आप चेक कर लीजिएगा भाई, मेरे हिसाब से तो 52 है। 1952 में, क्योंकि पहले चुनाव 1952 में ही हुए थे। 51 या फिर 52, इनमें आप देख लीजिएगा एक बारी। ठीक, नेक्स्ट पे चलते हैं। किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए भारतीय संविधान द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु क्या है? इस चीज के लिए जो किसी भी राज्य, अगर कोई भी राज्य हो, राज्य का राज्यपाल भी होता है, तो जो राज्य का राज्यपाल है उसके रूप में जो नियुक्ति होती है भारत के संविधान द्वारा, किसके द्वारा? भारतीय संविधान द्वारा जो निर्धारित न्यूनतम आयु है वो कौन सी है? जो राज्यपाल बनने के लिए किसी भी राज्य के, तो उसके लिए जो संविधान ने एक न्यूनतम आयु निर्धारित की हुई है वो आपकी 35 साल है। और यही 35 साल आपकी राष्ट्रपति की भी है। किसकी है मेरे भाई? राष्ट्रपति की भी 35 साल ही। अगर आपको राष्ट्रपति बनना है भारत का, तो उसमें भी आपको 35 साल ही चाहिएंगे। कितने? 35 साल, 35 वर्ष। ये देखिए, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 153, इससे राज्यपाल की जो चुनाव होता है वो आपका आर्टिकल 153 के 150 के तहत ही होता है। जो संविधान सभा के भाग 6 153 से 167 तक ये अनुच्छेद राज्य कार्यकारिणी संबंधित है। किससे मेरे भाई? राज्य कार्यकारिणी। ये भी है संविधान सभा के भाग 6 में 153 से 167 तक इसके राज्य कार्यकारिणी से संबंधित है। किससे संबंधित है मेरे भाई? राज्य कार्यकारिणी से। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने विधायिका में संघीय विशेषताओं और प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की और केंद्र और प्रांतों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण का प्रावधान भी किया है? यानी कि जो आपकी एक तो विधायिका है संघ की, विशेषताओं और प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की और केंद्र और प्रांतों के बीच, किसके? केंद्र और प्रांतों के बीच जो विधायी शक्तियां होती हैं, तो उनका वितरण का प्रावधान किसमें किया गया है? इसमें किया गया है मेरे भाई? भारत सरकार अधिनियम 1935। किससे? भारत सरकार अधिनियम 1935 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया है? किससे? भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली से। किसने किया मेरे भाई? ये क्या है? कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी ने। किसने? कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी ने। इन्होंने ही कहा था जो संविधान की प्रस्तावना है उसको भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली बताया था। क्या बताया था? संविधान की राजनीतिक कुंडली बताया था। किसने बताया था? ये बताया था कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी ने। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान सभा में कुल सदस्य 300 निवासी थी। सदस्यता 300 निवासी थी। रियासतों के प्रतिनिधि थे। संविधान सभा की कुल सदस्यता जो इनकी जितने सदस्य थे वो थे आपके 389। और रियासतों के प्रतिनिधित्व थे, कितने थे भाई? 93। कितने थे मेरे भाई? 93, 93।
कितने थे मेरे भाई? 93। और अगर बात कर लेंगे तो संविधान सभा के कुल सदस्य थे 389। और अगर बात करेंगे कि आज़ादी के बाद ये कितने हो गए थे, आज़ादी के बाद, क्योंकि पाकिस्तान तो अलग हो गया था मेरे भाई, तो जो आज़ादी के बाद ये रह गए थे वो रह गए थे 299। कितने? 299। तो आज के ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। कल फिर से आपके साथ मिलेंगे। और मेरे भाई मैं आपसे यही विनती करता रहूँगा बार बार कि आप मेहनत करते रहिए, लगे रहिए। यूपी पुलिस की वैकेंसी बार बार नहीं आएंगी, इतनी वैकेंसी कभी नहीं आएंगी। ये मान लीजिए आप 5 साल बाद आई हैं, 60,000 पद आए हैं आपके, 60,000 प्लस, तो इनमें आपको सिर्फ एक पद पक्का करना है। कितने भाई? एक सीट। सिर्फ आपको एक सीट की एक सीट के लिए इतनी मेहनत करनी है दिल और जीनो जान से कि आप इसमें ही अपना सिलेक्शन ले लें, इसमें सिर्फ एक वैकेंसी के लिए। ठीक है भाई, तब तक के लिए धन्यवाद और मिलते हैं आपको कल इसी वीडियो में।